नमस्कार। रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता तत्कुर। शैलेश कुमार सोनी जी की ये कहानी गुरु की दक्षिणा। कैसी हो शैली? एक भारी आवाज़ कानों से टकराई। पलट कर देखा तो एक अधेड़ सा व्यक्ति मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर सर, मेरे हाथ जुड़कर सबते ही उनके पाँव की ओर झुक गए। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने आदतन बहुत कुछ कहा। कैसे हैं सर? और ये क्या हाल बना रखा है? सब खैरियत तो है? मेरे सारे अनुत्तरित प्रश्नों को किनारे लगाते हुए उल्टे उन्होंने ही मेरी उंगली थामी बच्ची की ओर इशारा करते हुए पूछा, लगता है तुम्हारी प्रतिकृति है। हाँ सर, ये मेरी प्रतिकृति, मेरी बेटी है। क्या नाम रखा है? मैं अपने अनुत्तरित प्रश्नों को जानने की जिज्ञासा के साथ बोली, नंदनी। नंदनी नाम रखा है सर। इससे पहले कुछ और बोल पाती, कार के हॉर्न से मेरा ध्यान उस ओर गया जहां मेरे पति आवाज लगा रहे थे। क्यों, आज कचहरी नहीं जाना क्या? अभी आती हूँ, कह सर को बोली कि जहाँ मैं जिला जज हूँ। सर, मेरा ये कार्ड सरकारी आवास है, किसी दिन ज़रूर आइए। सर का नंबर और आने का आश्वासन ले मैं पतिदेव के साथ घर लौट रही थी। उन्हें भी अपनी डिस्पेंसरी के लिए लेट हो रहा था और मुझे भी कचहरी के लिए। आज पहली बार समय और कर्तव्य के प्रति समर्पित होने पर मुझे खींच हो रही थी। रास्ते में पतिदेव ने कुछ पूछा नहीं और मैं भी उन्हें उस वक्त सर के बारे में कुछ भी ना बता सकी। घर पहुंच नाश्ता कर ड्यूटी पर कचहरी चली आई, लेकिन आज किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार उस पुण्य आत्मा का स्मरण कर अतीत की यादों को साझा करने को मन बेचैन, जो किसी चलचित्र की भांति मेरी स्मृति पटल पर चलने लगा था। मैंने छोटी सी गांव से 8वीं कक्षा मेरिट में उत्तीर्ण कर पास के कस्बे में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया। पढ़ने में अच्छी थी और पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि शहर के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बारे में सोच भी सकूं। घर वालों का कहना था कि सरकारी स्कूल में जितना पढ़ना है यहीं पढ़ लो, नहीं तो घर बैठो। मन में भ्रम और भ्रांतियां भी थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं होता, शिक्षक भी नहीं पढ़ाते। भ्रम भी कुछ हद तक सही निकला। शुरू के 2-3 माह बीत गए, स्कूल में पढ़ाई के नाम पर जीरो। इसी बीच मेरे पिता की अकस्मात मृत्यु ने तो मेरे पूरे घर को हिलाकर रख दिया। पापा की नौकरी भले ही छोटी थी, पर हम सबका गुजर बसर तो कम से कम हो ही जाता। इसी बीच में 20-25 दिन स्कूल नहीं गई। स्कूल से भी कोई सुध लेने वाला नहीं था। हम केवल 2 बहनें और एक छोटा भाई और माँ को मिलाकर कुल 4 प्राणी। जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो सब पापा के इलाज में खर्च और बाकी सब उनके कर्मकांड में। खोने को तो कुछ नहीं था, पर पाने को सारा जहान। इस उम्मीद पर स्कूल आना ही उपयुक्त लगा। स्कूल में नहीं होने की वजह से सहपाठी अभी मित्र में तब्दील नहीं हो पाए थे। बस एक लड़का जो मेरे गांव से आता था, शायद मोहन, हाँ मोहन ही उसका नाम था, जो कक्षा शिक्षक को मेरे पिता के ना रहने की जानकारी दे विद्यालय से मेरा नाम कटने से बचा लिया था। लेकिन उसके बाद भी जिंदगी दूर दूर तक अंधेरे में दिख रही थी। खाना पीना के साथ पढ़ाई का खर्चा, कापी किताब, फीस, ड्रेस, ये सब कहाँ से कैसे मैनेज होगा? दिन रात दिमाग इसी उधेड़ बुन में रहता। इसी बीच एक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान मैं गिर पड़ी। मेरे अगल बगल के बच्चों ने मुझे उठाकर बरामदे में बेंच पर बिठा दिया। प्रार्थना समाप्त होने के बाद मेरे पास मेरे गांव का वही लड़का मोहन पानी का गिलास लिए खड़ा था। तभी एक आवाज आई, पानी पिलाएं? पूछो उससे, खाना वाना खाई या वैसे ही स्कूल चली आई? इतना कहते ही वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने उठने का प्रयास किया तो तेज आवाज में उन्होंने कहा, बैठी रहो जब तक ठीक नहीं लगता। उस दिन मैंने उन्हें ध्यान से देखा। एक रोबीली आवाज, आकर्षक व्यक्तित्व की ध्वनि, नंदन सर, खाना खा के आई हो? जवाब में मैंने गर्दन हिलाई नहीं। फिर उन्होंने पूछा, टिफिन? मेरे बोलने से पहले मोहन बोल उठा, सर ये खा के नहीं आई तो टिफिन कहाँ से लाएगी? इससे पहले मैं कुछ बोलती, नंदन सर ने मोहन को कहा, मेरे टेबल पर टिफिन होगा, इसे अभी लाकर दो, खाएगी तभी तो पड़ेगी। नंदन सर की बात सुनकर मोहन फौरन सर के टेबल की ओर भागा और सर का टिफिन लाकर मुझे सौंप दिया। संकोच हो रहा था सर का टिफिन, लेकिन सर दोबारा न डांटे। इससे पहले ही मैं टिफिन खोल देखी तो उसमें सब्जी सलाद के साथ 2 पराठे रखे हुए थे। फौरन टिफिन खाई और उसे धोकर सर के टेबल पर रख दी। बाल मन सोचा, सर इतना कम खाते हैं,
वैसे तो मुझे विद्यालय में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उस दिन की घटना के बाद से ही मुझे उन्हें जानने की उत्कंठा बढ़ने लगी। लेकिन नंदन सर 9वीं की क्लास भी नहीं लेते, इसीलिए उनके बारे में 9वीं के बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। एक दिन हिंदी विषय का दूसरा कालखंड चल रहा था। क्लास में शिक्षिका के ना होने से बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। उसी समय नंदन सर, क्यों शोर मचा रहे हो? किसकी क्लास है? हिंदी कौन पढ़ाता है? सर, जया मैम। ओके, बैठ जाओ। वो आज अवकाश पर हैं। फिर उस दिन उन्होंने हमारी क्लास ली। हिंदी के साथ साथ कैरियर गाइडेंस के साथ विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एकदम से मंत्र मुग्ध करने वाला, मानो क्लास में सन्नाटा पसर गया हो। वह उनके एक दिन की क्लास का इतना गहरा प्रभाव कि मैं तो उनकी दीवानी ही हो गई। एक दिन लंच ब्रेक के समय सभी बच्चे बाहर मैदान में थे। मैं अपने घर की परेशानी को ले गुमसुम उदास अपनी क्लास में बैठी सोच रही थी। आय का कोई स्रोत नहीं, जिंदगी अब कैसे चलेगी? दीदी का भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, नौकरी का पता नहीं, फिर दीदी की शादी। उसी समय मेरे सामने नंदन सर आ खड़े हुए। मैं एकदम से सर पकाकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम तो वही हो ना? क्या नाम है? मैंने कहा शैली। क्यों शैली, तुम फिर आज टिफिन नहीं लाई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? किसी लड़के ने कुछ? नहीं सर, वो बात नहीं। फिर क्या बात है, बताओ। वे बताने के स्थान पर सिसकने लगी। ठीक है, रो लो, जब शांत हो जाना तब बताना। उसके बाद नंदन सर अपने कमरे में चले गए। लगता है उन्हें मेरी परेशानी का आभास हो गया था। दूसरे दिन मैं किसी कारणवश में अपने स्कूल नहीं जा सकी। शाम को मोहन मेरे घर पर आया और पूछा, स्कूल क्यों नहीं आई थी? आज नंदन सर तुमको पूछ रहे थे। मेरे घर के हालात मोहन से भी छुपे नहीं थे, लेकिन उसने नंदन सर को कुछ नहीं बताया था। बाल मन जितनी समझ थी उतना ही बोला, अपनी समस्या के समाधान के लिए नंदन सर से बात क्यों नहीं करती? शायद कुछ रास्ता बताएं या फिर कोई मदद ही कर दे। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता मोहन। गरीब होना एक अभिशाप है मोहन, उस पर हम लड़की जात। फिर इधर उधर की बातों के बाद मोहन अपने घर चला गया। रात को नींद नहीं आ रही थी। मोहन का सुझाव मुझे ठीक लग रहा था। सुबह रविवार है, सोमवार को स्कूल के लंच टाइम में सर से बात करूंगी। लेकिन कहूंगी क्या? वे मेरी क्या मदद कर सकते हैं? इसी उधेड़-बुन में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह माँ आवाज लगा रही थी कि आज उठेगी भी कि नहीं, जल्दी से उठकर तैयार हो जा, 8 बज रहे हैं। दीदी के साथ सरपंच काका के पास जाना है, उसकी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। लेकिन माँ, सरपंच काका तो बोल रहे थे कि 50,000 रुपये लगेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे माँ? तू पहले तैयार होके जा तो सही। मैं सब कुछ ईश्वर पर छोड़ते हुए अनमने ढंग से तैयार होने चली गई। कुछ ही देर बाद माँ की पुनः आवाज आई, शैली शैली। आई माँ, क्या हुआ? ढंग से तैयार भी नहीं होने देती। देख तो कौन आया है, तुझे पूछ रहा है। कौन हो सकता है? बुदबुदाते हुए बाहर आई मैं। प्रणाम सर, आप? यकीन नहीं हो रहा, जिनके बारे में मैं रात को सोच रही थी, सहसा वो अचानक मेरे सामने, मेरे घर पर। माँ, मेरे स्कूल की सर। माँ, वही नंदन सर। माँ भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई अपने आंचल से एक प्लास्टिक की कुर्सी साफ करते हुए ले आए। बेटी के स्कूल के मास्टर, वो भी हमारे घर में। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है शैली ने? नंदन सर बोले, नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की है। मैं यूं ही आपसे मिलने चला आया। बड़ी होनहार बेटी है आपकी। क्यों शैली, पानी नहीं पिलाओगी? अभी लाई सर। मैं चाय पानी इंतजाम करने अंदर आ गई। शैली की माँ, क्या परेशानी है? शैली 20-25 दिन स्कूल नहीं आई, अब आ रही है तो काफी समय कक्षा में शांत गुमसुम बैठी रहती है। क्या हुआ है? क्या क्या बताऊं सर, इसके पिता नहीं रहे। आर्थिक समस्या सर उठाई खड़ी है। रिश्तेदार, दोस्त, यार सब कितने दिन मदद करेंगे? फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बड़ी बच्ची की शादी, कई समस्या है सर। फिर गांव में कुछ काम भी नहीं मिलता। बड़ी लड़की की अनुकंपा नियुक्ति का प्रयास भी कर रही है, तो विभाग वाले 50,000 रुपये मांगते हैं। इससे पहले मैं चाय पानी लेके आती, माँ ने सब कुछ जो बता सकती थी सर को बता दिया। सर सब कुछ शांत भाव से सुन सांत्वना देने वाले अंदाज में बोले, 3 होनहार बच्चों की माँ हैं आप, और हिम्मत हारेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? सब ठीक होगा, धीरज रखिए, मैं देखता हूँ।
क्या मदद हो सकती है? बड़ी बच्ची कितनी बड़ी है, बुलाइए उसे। उर्मी, उर्मी, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो शैली के सर आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। आ रही हूँ माँ। तभी एक सामान्य कदकाठी की लड़की बाहर आते हुए पूछती है कि क्या बात है माँ? उर्मी, देख शैली के सर आए हैं। प्रणाम सर। खुश रहो बेटा, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? सर, उर्मिला। कहाँ तक पढ़ी हो? इस साल बीए फाइनल है सर। तुम्हारे पापा किस विभाग में, किस पद पर थे? पुलिस विभाग में होमगार्ड थे सर। ओह, अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दिया है? जी सर। क्या बोलते हैं कार्यालय वाले? सर, वहाँ के बड़े बाबू बोलते हैं कि कुछ खर्चा करना होगा तब बात बनेगी। ठीक है, जो आवेदन दिया है उसमें सभी आवश्यक कागजात लगे हैं? जी सर। आवेदन की पावती लेकर कल शैली के साथ मेरे स्कूल आना। शहर जल होमगार्ड के कमांडेंट से बात करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। बाकी आप लोगों के गांव के सरपंच से मैं मिलता जाऊंगा, देखें वे आपकी क्या मदद कर सकते हैं। फिर उन्होंने शैली की माँ की ओर एक लिफाफा देते हुए कहा, इसे रख लीजिए, आपके कुछ काम आएगा। अब चलता हूँ, किसी और मदद की ज़रूरत हो तो शैली से कहलवा भेजिएगा। ये कहकर सर जाने को उठने लगे। हम सभी अभिवादन कर सर को विदा किए। बाल मन की उत्सुकता बढ़ने लगी। माँ, लिफाफा में क्या है? खोल के देखना। लिफाफा खोलते ही आंखें फटी रह गई। उसमें 500 के 4 नोट थे, यानी कि 2000। अब ना उसे रखते बन रहा था और ना ही उसे लौटाने का समय। खैर, माँ कुछ सोच लिफाफा रख ली। जाते जाते सर ने कहा था सरपंच से मिलते जाऊंगा, पता नहीं उनसे क्या बात करेंगे। आज हम लोगों ने सरपंच काका के पास जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। दूसरे दिन दीदी को साथ ले मैं स्कूल आ गई। लगता है कि सर अभी पहुंची नहीं दीदी। तभी सर की स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। दीदी, लगता है सर आ गए। तब तक नंदन सर अपना स्कूटर खड़ा कर आते हुए बोले कि आधे घंटे रुको, फिर चलते हैं। उर्मिला, आप मेरे टेबल के पास बैठो और शैली तुम अपनी क्लास में जाओ। फिर सर स्कूल के स्टाफ को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे, अपनी क्लास की ओर जा, बच्चों को भी कुछ क्लास वर्क दे, शांत रहने की हिदायतें लौट आए। उर्मिला, जी सर। सारे कागजात ले आई हो ना? जी सर। दिखाओ। हाँ, पेपर तो पूरे हैं। आओ फिर चलते हैं। स्कूल से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। कुछ ही समय में हम जिला होमगार्ड कार्यालय के सामने खड़े थे। गाड़ी किनारे पार्क कर कमांडेंट सर के चैम्बर की तरफ बढ़े। सामने बैठे चपरासी ने पूछा, किससे मिलना है आपको? तुम्हारे कमांडेंट साहब से। चैम्बर में बैठे हैं क्या? जी बैठे हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए पर्ची भिजवानी पड़ेगी, कहते हुए उसने कागज का टुकड़ा दिया, जिसमें सर ने अपना नाम लिखकर उन्हें लौटा दिया। पर्ची ले वह अंदर साहब के पास गया और पर्ची उनके टेबल पर रख वापस आया। बैठने का इशारा कर थोड़ा इंतजार करने को कहा। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद बेल बजी। चपरासी अंदर गया और लौटकर बोला, साहब बुला रहे हैं, जाइए। आओ उर्मिला, कहकर हम दोनों चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। सामने टेबल पर एक 25-26 साल का नौजवान फाइलों में उलझा बैठा था। बिना नजर ऊपर उठाए बोला, बताइए कैसे आए हैं, क्या काम है? सर, एक अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आपके पास आया था। सर की आवाज़ सुनकर जैसे ही उन्होंने फाइलों से नज़र ऊपर उठाई, सहसा उठ खड़े हुए और नंदन सर के पैर छूकर प्रणाम करते हुए बोले, पहचान रहे हैं गुरुदेव मुझे? मैं आपका वही उद्दंड बालक राजेश बहादुर सिंह हूँ, जिसे आप आज इस रूप में देख रहे हैं। सर विस्मृत नजरों से देख उन्हें पहचानने को कोशिश कर रहे थे। हाँ, पहचाना। आरपी? तुमको इसी नाम से विद्यालय में बच्चे बुलाते थे, क्यों? आरपी? जी बिल्कुल सर। घंटे पर हाथ मारते हुए सर से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब तक चपरासी वहाँ आ चुका था। उसे चाय पान का आदेश दे बोले, हाँ बताइए सर, किसकी अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रहे थे? ये उर्मिला है, इसकी बात कर रहा हूँ। कई दिनों से इस कार्यालय के चक्कर काट रही है बेचारी। काफ़ी गरीब परिवार से है, जीवन यापन संभव नहीं हो पा रहा। अगर मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? आपने कहा और समझिए हो गया, कहकर घंटी दबाते हुए चपरासी को आवाज़ दी, बड़े बाबू को बुलाओ। कुछ ही देर में बड़े बाबू सामने खड़े थे। जी सर। एक अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण है उर्मिला नाम से, उसमें क्या प्रोग्रेस है बड़े बाबू? पेपर सब कंप्लीट है ना? जी सर। फिर विलंब क्यों हो रहा है?
सर वो सर्वर कुछ नहीं, इस प्रकरण को 1 सप्ताह के अंदर निपटाएं और पास में ही पोस्टिंग आदेश बनाकर प्रस्तुत करें। जी सर। चाय पान हो चुका था। सर अब जाने को उठते हुए बोले, अब इजाज़त दो आरबी, तुमने मेरा बोझ हल्का कर अपनी गुरु दक्षिणा दे दी। सदा खुश रहो, निरंतर प्रगति करो वत्स। नंदन सर का स्कूटर वापस उर्मिला को बिठा तेजी से विद्यालय की ओर दौड़ रहा था। रास्ते में सर ने उर्मी से कहा कि जब तक तुम्हारी पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी को कुछ मत बताना और ना ही इस मामले में किसी से बात करना। निश्चित रूप से अब तुम्हारा काम हो जाएगा। जी सर। कहते ही हफ्तों में दीदी की पोस्टिंग पास ब्लॉक मुख्यालय में हो गई। जिंदगी कुछ सरकने को हुई। इधर सर के टिफिन के हिस्से का निवाला भी समय बेसमय मेरी भी उद्रपूर्ति करता रहा। समय समय पर किताब कापी की पूर्ति भी एजेंटों के नमूनार्थ प्रति के माध्यम से तथा विद्यालय शुल्क और बोर्ड परीक्षा शुल्क या अन्य कोई शुल्क तो कभी कोई मांगा ही नहीं और मैं सर की कृपा पात्र बन अव्वल नंबरों हाई स्कूल बोर्ड को परीक्षा पास कर गई। अब जिंदगी को गति मिल चुकी थी। सिर पर जो नंदन सर का हाथ था, फिर हायर सेकेंडरी भी अच्छे नंबरों से पास हो गांव के पास का विद्यालय छोड़ शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं सरकारी छात्रावास में रहने लगी। मोहन भी मेरे साथ उसी कॉलेज में दाखिला लिया, पर अब उससे मुलाकात कम ही हो पाती थी। वह गांव से ही आ जाता था। वह साइंस का छात्र था और मैं कला की छात्रा। इसी तरह समय बीतता रहा और मैं बीए फाइनल कंप्लीट कर वहीं के लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर एक दिन मोहन से मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। कैसे हो मोहन? ठीक हूँ, तुम कैसी हो शैली? मैं भी ठीक हूँ मोहन। नंदन सर से मुलाकात होती है? अब तो वे हम लोगों की सुध भी नहीं लेते। उनका तबादला हो गया शैली। क्या? कहाँ? कब? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। किसी बड़े शहर में हुआ है। शायद 3 साल हो गए। शैली तुम्हें एक बात पता है? क्या मोहन? बात बहुत पुरानी है शैली, शायद तुम 10वीं में थी। मैं एक दिन किसी काम से स्कूल के ऑफिस में गया था तो वहाँ मैंने नंदन सर को बड़े बाबू से बात करते हुए सुना था। कह रहे थे कि हर माह शैली के घर जाकर मेरे वेतन से 500 रुपये दे दिया करो और कहा करना कि उर्मिला भिजवाई है। उर्मिला की नई नई नौकरी है, कितना पाती होगी कि इन सब की पढ़ाई का खर्चा वहन होगा और किसी को ये बात मत बताना। लेकिन सर ये कब तक? इधर आप शैली का स्कूल और बोर्ड परीक्षा सब फीस भी तो जमा कर ही रहे हैं। बड़े बाबू होनहार बच्चे हैं, थोड़ी सी मदद से अगर इनकी जिंदगी संवर जाती है तो इसमें क्या हर्ज है? मोहन ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच बात बता रहा हूँ शैली। अगर ये बात तुम्हें पहले बताता तो तुम सर को मना करती और तुम्हारी पढ़ाई बंद हो सकती थी। इसीलिए मैं ये बात उस समय नहीं बताई, सोचा समय आने पर बताऊंगा। शैली की आंखें भर आई। रुंधे हुए गले से उसने कहा कि नंदन सर का ये उपकार इस जन्म में तो नहीं चुका सकती मोहन। मैं सर से आज ही मिलना चाहूंगी मोहन। लेकिन सर का कोई पता ही नहीं है शैली। स्कूल में पुराने स्टाफ अब नहीं रहे और नए लोगों को सर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं पता कर चुका हूँ। ये सब आज मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ शैली कि अब मैं रिसर्च के लिए विदेश जा रहा हूँ। पता नहीं फिर तुमसे कब मुलाकात हो। विदा शैली, अलविदा। उस दिन से आज तक मेरी नज़रें हमेशा नंदन सर को हर जगह तलाशती रही, लेकिन आज इस तरह सर से अचानक क्षणिक मुलाकात होगी इसका अंदाज़ा न था। रविवार का दिन था। कल रात को ही सुबह सर से मिलने का मन बना रखी थी। पतिदेव को नंदन सर के बारे में उसी दिन शाम को बता चुकी थी कि सर इसी शहर में है। मेरी उनसे परसों ही मुलाकात हुई थी। सुबह हम सब तैयार हो नंदनी को साथ ले ड्राइवर को आवाज़ दे, मनसुख कार निकालो। तब तक डॉक्टर साहब ने मनसुख को कहा कि लाओ कार की चाबी दो, मैं आज खुद ही ड्राइव करूँगा, तुम आज आराम करो। मनसुख आज मुझे भगवान को लाने जाना है। मनसुख कुछ समझा नहीं, बस कार की चाबी दे पीछे हट गया। इसी बीच में सर के मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनका लोकेशन पता कर चुकी थी। बस अब लग रहा था कि कैसे मैं अपने देवता तुल्य नंदन सर के पास शीघ्रता से पहुंच सकूं। मकान तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई। दरवाजे पर पहुंच डोरबेल बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा तो खुला है, अंदर आ जाओ भाई। उस समय सर छोटे छोटे बच्चों से घिरे थे। लग रहा था उनकी क्लास ले रहे थे। अरे शैली बेटा, तुम सब आओ आओ, इधर आओ, बैठो। क्यों तकलीफ की? मैं तो आज शाम को खुद ही तुम्हारे बंगले पर आने की सोच रहा था। सर हम सब आपको लेने आए हैं।
कहकर सर के चरणों में नतमस्तक हो गए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? सर नंदिनी को गोद में उठा लिए। कैसी है बिटिया रानी? सर ये है मेरे पति डॉक्टर शुभम। आयुष्मान भव, सदा खुश रहो बच्चों। सर आप सभी इन बच्चों को पढ़ा रहे थे? नहीं शैली, इनकी समस्या का समाधान कर रहा था। इससे मेरा समय भी कट जाता है और ज्ञान भी इनके बीच बढ़ जाता है। बताओ तुम सब क्या लोगे? ठंडा लोगे तो फ्रिज से निकालो और गर्म लोगी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई है नहीं और मनोहर अभी आया नहीं। शैली बोली, हम कुछ नहीं लेंगे सर, बस आप अभी हमारे साथ चलिए। शैली की जिद के आगे सर की एक ना चली। तैयार तो होने दो, सर ने कहा, और 5 मिनट के अंदर सर हाजिर। चलो कहाँ चलना है शैली? दरवाज़ा बंद कर बगल वाले को चाबी देते हुए बोले कि मनोहर आएगा तो चाबी दे देना। आइए सर, डॉक्टर साहब ने कार के आगे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्यों, ड्राइवर को नहीं लाए हो क्या? शैली ने कहा, शुभम आपको ड्राइव कर घर लाने का सुख ड्राइवर को नहीं देना चाहते थे सर। ओह तो ये बात है भाई, तब तो डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और बताओ कैसा चल रहा है शैली, तुम्हारी माँ कैसी है? सर माँ अब नहीं रही। ओह सॉरी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। क्या हुआ था? शुभम बोले, उन्हें अल्सर था सर। लास्ट स्टेज में पता चला ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ईश्वर को शायद यही मंजूर था शैली। हाँ सर, दुख में साथ खड़ी रही और जब सुख की बारी आई तो अच्छे इंसान की जरूरत वहां भी है शैली। कार बंगले पर पहुंच चुकी थी। हॉर्न बजाते ही संतरी ने तेजी से गेट खोला और कार के नजदीक आया। गेट खोल सभी उतरकर बैठक कक्ष की ओर बढ़े। सर को सोफे पर बिठा शैली किचन की ओर बढ़ी। खानसामा को निर्देश दे वापिस सर के पास आ बैठी। वह सर से पिछले कई सालों का पूरा वृत्तांत जानना चाहती थी। इससे पहले वह कुछ बोलती, नाश्ता तैयार है, खानसामा ने कहा। चलिए सर, सभी कुछ सर की पसंद का शैली ने अपने हाथों से बनाया था। वह सर को जी भर कर खिला और अपने सामने नंदन सर को खाते देखने का सुख प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए आखिर 4 साल तक सर का टिफिन चुकाया था। सर भी बिना संकोच शैली की अभिलाषा पूरी करते जा रहे थे। नाश्ता कर हाथ धोते ही, उर्मी कैसी है शैली? वो तो ठीक है ना? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है। शायद आपको पता हो सर, आपकी अनुकृपा से उर्मी दीदी होमगार्ड की नौकरी करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गई है सर। यहीं पास के जिले में एसडीएम, और सर छोटा भाई भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वाह, तुम लोगों की मेहनत का फल अंततः ईश्वर ने दे ही दिया। मुझे तुम सब पर गर्व है। मैंने जो तुम सब के बारे में सोचा था, बिल्कुल तुम सब ने वही किया। शैली बोली, नहीं, ये सब उस ऊपर वाले का वरदान नहीं, ये सब तो आपकी कृपा का फल है सर। हम किसी ऊपर वाले को नहीं जानते। कहकर शैली सुबकने लगी। अरे नहीं पगली, ये सब तो तुम सबकी मेहनत का फल है शैली। नहीं सर, ये केवल आपकी कृपा ही है, नहीं तो ना जाने हम सब कहाँ होते। कहीं भी जाती नजरें हमेशा आपको ढूंढती रहती थी। मेरे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मोहन से पता चला कि आपका तबादला हो गया है और स्कूल में नए स्टाफ आने की वजह से सब आपके बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ थे। सर मेरा स्कूल की फीस जमा और आपका निवाला खिलाने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन एक अलग वेतन भोगी शिक्षक हर माह अपनी पगार से 500 रुपए मेरी माँ के पास ये कहकर भिजवाए कि उर्मी ने दिए हैं। नहीं शैली, ये बिल्कुल गलत है। नहीं सर, अब आप मत छुपाइए मुझसे, सब पता चल चुका है। आपकी और बड़े बाबू की बीच की बातें मोहन ने सुन ली थी, लेकिन मोहन ने विदेश जाते जाते मुझे ही सब कुछ बता दिया था सर। कहा था कि इस राज को मैं अब और नहीं छुपा सकता शैली। फिर विदेश से कब लौटूं या फिर तुमसे कब मुलाकात हो ना हो। शांत भाव से शैली की बात सुन नंदन सर बोले, मेरी जगह पर कोई भी होता तो वो यही करता शैली। नहीं सर, जो आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है सर। आप और किसी के लिए इंसान होंगे सर, पर हम लोगों के लिए आप भगवान है सर, भगवान। इंसान ही रहने दो शैली, भगवान का दर्जा ना दो। ये तो आपका बड़प्पन है सर। शुभम से शादी के बाद मैंने आपके एहसान की पूरी कहानी बताई, तब उन्होंने ही आपको इस तरह के भगवान का दर्जा दिया। तभी से हम पति पत्नी आपकी पूजा करते हैं सर। और शुभम ने कहा, नंदन सर को अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखने के लिए हमने अपनी होने वाली संतान का नाम, अगर लड़का होगा तो नंदन और लड़की होगी तो नंदनी रखेंगे।
और उन्हें नंदन सर जैसा बनाएंगे। क्यों तुम सब मुझे भगवान बनाने पर तुले हो? मैंने सब कुछ नहीं किया है, ये तो मानवता का तकाजा है शैली। चलो बाहर लॉन में बैठते हैं। हाँ हाँ सर चलिए। ये तो मेरी कहानी हुई सर। मैंने आज अपने भगवान को पा लिया, लेकिन आज आपको पाकर आपके बारे में विगत 10 वर्षों की तपस्या के बारे में जानना चाहती हूँ सर। यदि आप चाहें तो। मेरे बारे में बताने को कुछ ज़्यादा नहीं है शैली, फिर भी जानना चाहते हो तो सुनो। तुम सब 12वीं पास हो विद्यालय से गए, उसी वर्ष मेरा स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा और मुझे चेकअप के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। विभिन्न प्रकार की जांच के बाद कोई गंभीर बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन उनकी बातों से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन मैं करता भी क्या, और कोई चारा भी नहीं था। इसी बीच मेरा प्रमोशन प्राचार्य के पद पर जिला मुख्यालय में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कर दिया गया। मेरे बच्चे भी आगे की पढ़ाई के लिए महानगरों की ओर चल पड़े। हम 2 प्राणी बचे, मैं और मेरी धर्मपत्नी। समय बीतता गया, बच्चों ने पढ़ाई पूरी की और यथा समय मैं उनकी शादी कर पिता के कर्तव्य के साथ साथ शासकीय कर्तव्य से भी सेवा मुक्त हुआ। बेटी ससुराल चली गई और बेटा बहू को ले विदेश में नौकरी करने चला गया। उसकी माँ कभी यहाँ कभी वहाँ रहती। अभी फिलहाल वे वही है। कभी कभी मैं भी आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है, अपना देश अपने लोगों के बीच। यही बस मेरी कहानी है शैली। बाकी तो तुम देख के आ रही हो, पास पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान तथा विद्यादान के साथ साथ सही और उचित मार्गदर्शन दे देश को एक योग्य और जिम्मेदार नागरिक देने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। ये क्रम जब तक शरीर साथ देगा चलता रहेगा शैली। तब खान सामा ने आवाज लगाई, खाना तैयार है, लगाऊं क्या? शैली बोली, हाँ टाइम तो हो ही गया है, लगाओ हम सब आ रहे हैं। शैली ने जो सोचा था लगभग उसी के अनुरूप नंदन सर की कहानी निकली। खाना खाने की कुछ देर उपरांत शैली बोली, चलिए सर हम लोग आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखाते हैं। सभी फिर कार पर सवार नए गंतव्य की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में शहर के बाहर एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल के अंदर ऑफिस नुमा बने करीने से सजे ऑफिस के सामने कार रुकी। इस भवन के नाम पट्टिका पर नजर पड़ते ही अचानक नंदन सर चौंके, जिस पर लिखा था नंदन सर की दक्षिणा। ये एक ऐसी संस्था का सपना है जिसे मैंने, डॉक्टर शुभम और उर्मी दीदी ने देखा था, जिसे साकार करने के लिए हम सब ने अथक परिश्रम किया है सर, जो अब ये साकार रूप ले रहा है। इस संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब और जो किसी भी विद्या में प्रवीण नहीं है, लेकिन उन बदनसीब लोगों को आप जैसे नंदन सर नहीं मिल पाते, उन्हें हमारी नहीं अब आपकी संस्था नंदन सर की दक्षिणा हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी। इस हेतु हम सब ने इस संस्था का ट्रस्ट के रूप में निर्माण किया है, जो अपने नाम को चरितार्थ करेगी सर। हम सबकी ओर से आपके लिए गुरुदक्षिणा है सर। आप इसके संचालक का कार्यभार ग्रहण कर हम सब का मार्गदर्शन करते हुए आप कई शैली और कई उर्मिला का निर्माण कर हमें अनुग्रहित करें। सर ने भावुक होते हुए कहा, मैं आज तुम जैसी आदर्श शिष्या पाकर धन्य हुआ शैली। ईश्वर सभी को तुम जैसी बेटी और आदर्श शिष्या दे। बस एक उपकार और कर दीजिए सर, अब आप हमारे धर्म पिता बनकर हमारे साथ रहेंगे, ताकि मैं आपकी सेवा कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। नहीं शैली, मैं तुम्हारी इस बात को छोड़कर सभी बातों को मानता हूँ, पर इसे नहीं। क्यों नहीं सर? शैली जानती तो हो कि पत्नी आती जाती है, बेटी दामाद बेटा बहू भी आते जाते हैं, फिर तुम लोगों की अपनी जिंदगी है, फिर लोग क्या सोचेंगे? अब डॉक्टर शुभम बोल पड़े, लोगों के सोचने की परवाह नहीं है सर। क्या पुत्र पिता के साथ नहीं रह सकता? सर हमें पिता के वात्सल्य से दूर मत कीजिए सर, इस निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। सर ने निरुत्तर हो कुछ शर्तों पर तैयार हो हामी भर दी। सब खुश हो अलग ही उमंग और उत्साह के साथ बंगले की ओर लौट रहे थे। तो ये थी शैलेश कुमार सोनी जी की एक कहानी, गुरु की दक्षिणा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर